तो हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स, और आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एरिन्स। तो जिस तरह हैलो एल्केन 3 तरह के केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, उसी तरह हैलो एरिन्स भी 3 तरह के केमिकल रिएक्शन शो करेंगी। तो आइए देखते हैं हम हैलो एरिन्स कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एरिन्स की बात करें तो पहला जो रिएक्शन शो करेगा हैलो एरिन्स वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एल्केन्स भी शो कर रहा था और हैलो एरिन्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अब जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो हैलो एरिन्स शो करेगा वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन तो हैलो एल्केन का जो सेकेंड टाइप रिएक्शन था वो था एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर हम लोग हैलो एरिन्स में जो सेकेंड रिएक्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको जनरली वहीं देखने को मिलेगा जहाँ बेंजीन रिंग का एंट्री हो। तो यहाँ पर हम हैलो एरिन्स की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा है, हैलोजन लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम वहीं स्टडी करते हैं जहाँ जनरली एरोमेटिक कंपाउंड हो। अब हमारा तीसरा जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो यानी हैलो एरिन्स भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमारा तीसरा टाइप है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये वाला रिएक्शन हैलो एल्केन भी शो कर रहे थे, तो ये वाला रिएक्शन हैलो एल्केन के द्वारा भी शो किया जा रहा था। तो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे तीनों रिएक्शन को, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो आज का जो हमारा क्लास बेस्ड होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के रिएक्टिविटी के बारे में, यानी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। तो हैलो एल्केन्स में कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है और हैलो एरिन्स में भी कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है। तो इन दोनों का रिएक्टिविटी क्या है, में अंतर है, यानी एक वाला ज़्यादा रिएक्टिव है और एक वाला कम रिएक्टिव है। अब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, तो हैलो एल्केन्स वाला जो बॉन्ड है, कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड है, ये मोर रिएक्टिव है। ये बॉन्ड जो है मोर रिएक्टिव है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो जनरली हैलो एरिन्स के कार्बन और हैलोजन वाले बॉन्ड रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, या लेते भी है तो ड्रास्टिक कंडीशन में लेते हैं। यानी कहने का मतलब जो कार्बन हैलोजन वाले जो बॉन्ड है, हैलो एरिन्स में जो कार्बन हैलोजन वाले बॉन्ड है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जल्दी ये बॉन्ड टूटना नहीं चाहता है। किसमें, हैलो एरिन्स में। आखिर क्यों,
कारण है अगर हम बात करें इसका बॉन्ड लेंथ का, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग क्या है 177 पिकोमीटर। और अगर हम इसका बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग 169 पिकोमीटर। तो आप सोचिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कि ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो बॉन्ड लंबा होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी आसानी से टूटेगा। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है हेलो एरिन्स में वो छोटा, तो वो उसको टूटने में डिफ़िकल्टी होगा, तो वो आसानी से नहीं टूट पाएगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो लेस रिएक्टिव है हेलो एरिन्स में। आगे हम लोग पढ़ेंगे आखिर क्यों कम रिएक्टिव है, आखिर ये बॉन्ड छोटा क्यों है और ये बॉन्ड लंबा क्यों है। तो इसका जनरली 2 रीज़न है। अब हम वो दोनों रीज़न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लें यहाँ पर, हेलो एरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reaction due to the following reason। तो हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता हेलो एरिन्स। अब इनके रीज़न क्या क्या है, तो पहला रीज़न हम लोग देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। और दूसरा रीजन क्या है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन, हेलो एल्केन्स का और हेलो एरिन्स का। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ हेलो एरिन्स। तो हमारा पहला रीज़न है रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक हेलो एरिन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक हेलो एरिन हुआ, इसका नाम क्या है, इस हेलो एरिन का नाम क्या, अगर हम पूछे आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर जो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है और इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेटेड है, वो क्या है, कॉन्जुगेटेड है। अल्टरनेट सिस्टम बना हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन का और लोन पेयर का, और पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यानी रेजोनेंस की घटना यहाँ पर होने वाली है। तो रेजोनेंस की घटना कैसे होती है,
जहाँ पे सिस्टम क्या हो, कॉन्जुगेटेड हो। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ आएगा, कहाँ दिमाग है तुम्हारा, इधर देखो कितना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लोन पेयर कहाँ आएगा, इस सिंगल बॉन्ड पे आएगा, और यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे लोन पेयर आएगा तो यहाँ एक बॉन्ड आएगा ना, जैसे लोन पेयर ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका एक अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अब क्या होगा अगर ऐसा होगा तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया है, लोन पेयर आ जाएगा ना, एक बॉन्ड से क्या बनता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, और एक तो बॉन्ड में एक किसका इलेक्ट्रॉन था, कार्बन का, और एक इस कार्बन का, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका था, इस कार्बन का, और एक इस कार्बन का, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है ये, तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बाकी पाई इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब ये घटना और आगे चलते जाएगा, अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उठ करके यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ चला जाएगा। तो हमारा जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और क्लोरीन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, क्लोरीन से जो यहाँ इलेक्ट्रॉन उठ के आ रहा है तो बॉन्ड बन रहा है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन को, और एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा है, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन पे एक पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा, तो यहाँ पर तो नहीं रहेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिया अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कितना मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो अब तक तो हमने 3 स्ट्रक्चर बना लिया है, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर। अब हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 4। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर फिर यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ चला जाएगा, है कि नहीं। होगा क्या यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर लोन पे नेगेटिव चार्ज बन के रह जाएगा। अब क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी बचा हुआ है, हम दिखाए नहीं रहे हैं, तो हम इसको यहाँ दिखा देते हैं। बस एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हुआ था बॉन्ड बनाने में, 2 गो तो इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे था वैसे ही यहाँ पर रहेगा ही, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना क्लोरीन के पास। तो टोटल कितना स्ट्रक्चर बना, 4 स्ट्रक्चर बना। क्या और स्ट्रक्चर बन सकता है, हाँ एक स्ट्रक्चर और बन सकता है। तो क्या होगा अगला बार, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड उठ करके वापस क्लोरीन पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या होगा इसका अगला स्ट्रक्चर, तो जो बॉन्ड जैसे था वैसे रह जाएगा। अब एक बॉन्ड जो नया बनने जाएगा यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और फिर से यहाँ पर क्लोरीन पे कितना लोन पेयर आ जाएगा,
3 पेयर। तो ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर होगा, इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? क्लोरोबेंजीन के 5 स्ट्रक्चर हो गए। तो इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? इन सब को कहेंगे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कोनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला करके एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर इन पांचों को मिला करके एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए उसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम लोग इस पांचों फिगर को हम मैच करके एक नया फिगर बनाएंगे। तो होगा क्या? तो सभी में, पांचों में से, इन पांचों स्ट्रक्चर में तो कार्बन और क्लोरीन जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो एटलीस्ट तो सिंगल बॉन्ड तो हर जगह है, सिग्मा बॉन्ड तो हर जगह है। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड तो हर जगह है, डबल बॉन्ड हर जगह हो ना हो। तो कितने स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है? 1, 2 और बाकी 3 स्ट्रक्चर में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो 5 में से 3 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है और 1 स्ट्रक्चर में क्या है? 2 स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। तो कहने का मतलब अगर कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। यानी 5 स्ट्रक्चर है तो 3 में डबल बॉन्ड है और 2 में डबल बॉन्ड नहीं है, यानी डबल बॉन्ड फैक्टर कितना परसेंट होगा? 100 को 5 हिस्सा में डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 20%। तो 20%, 40% और 20%, 60%। तो टोटल कितना परसेंटेज हुआ? 60% डबल बॉन्ड है, ठीक है। और 40% क्या है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। उसी तरह अगर आप हर बॉन्ड को देखिए रिंग में, तो वो बॉन्ड एक बार डबल बॉन्ड है और एक बार सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? ये डबल बॉन्ड था, बाकी 4 स्ट्रक्चर में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक बार डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर वो डबल बॉन्ड है। यानी कहने का मतलब है कि रिंग में हर एक बॉन्ड जो है वो या तो वो सिंगल बॉन्ड है या तो डबल बॉन्ड है। यानी अगर इन सब को मिला दिया जाए तो यानी हर बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि हर जगह पार्शियल बॉन्ड है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? एक सर्किल बना देंगे। ये सर्किल क्यों बनाते हैं हम लोग बेंजीन रिंग में? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है? फिक्स नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं? डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर हमने बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड का पोजीशन दिखा दिया है। अब हमें दिखाना है चार्ज। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? 5 में से 2 स्ट्रक्चर में तो कोई चार्ज नहीं है। पहला और 5वां वाला में देखिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा में क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पर क्लोरीन पे चार्ज देखें तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। लेकिन कौन सा? पूरा पॉजिटिव? पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा क्लोरीन पे? तो क्लोरीन पे अगर यहाँ पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 5 स्ट्रक्चर में 3 ही स्ट्रक्चर पर है, यानी 60% पॉजिटिव चार्ज है। और बाकी स्ट्रक्चर में देखिए तो ऑर्थो पोजीशन पे अगर देखे जाए तो 5 स्ट्रक्चर में से एक पोजीशन पे क्या है? ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कितना परसेंट? 20%। 5 में से 1% है, एक में है। मेटा में कहीं चार्ज है? नहीं, तो यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा। पारा पे 5 में से 1 में पारा में, तो 20% नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा। फिर ऑर्थो पे है, तो ये बन गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसे हम, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? रेजोनेंस
हाइब्रिड ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के चलते क्या होता है? कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्या होता है? छोटा हो जाता है। यानी हम क्या कर सकते हैं? कार्बन हेलोजन बॉन्ड becomes shorter. That's why carbon halogen bond in haloarenes is less reactive toward nucleophilic substitution reaction. जबकि ये घटना हेलो एल्केन्स में नहीं होता है। हेलोएरिन्स में ये रेजोनेंस का घटना होने के चलते, क्योंकि हेलोएरिन्स में क्या लगा हुआ है? बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग क्या होता है? एरोमेटिक होता है, वो रेजोनेंस शो करता है। और रेजोनेंस होने के चलते ये क्या होता है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर राइज होता है, और जिसके चलते कार्बन हेलोजन बॉन्ड छोटा हो जाता है, तो उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए जल्दी कार्बन से हेलोजन टूट के निकलना नहीं चाहेगा। तो ये हमारा था पहला रीजन, रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे हमारा सेकेंड रीजन, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो हमारा जो दूसरा रीजन है वो क्या है? डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो अगर हम एक बार अल्काइल हैलाइड के बारे में बात करें और एक बार एराइल हैलाइड के बारे में बात करें, तो आपको पहले यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा कार्बन का। तो अल्फा कार्बन जो है, इस अल्फा कार्बन का आपको क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो यहाँ कार्बन है, अल्फा कार्बन ये है, और अल्फा कार्बन यानी जो CX बॉन्ड है, तो इस कार्बन का, अल्फा कार्बन का आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3, यानी ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हम इस कार्बन का बारे में बात करें, इस कार्बन के बारे में, तो इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा? एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है, यानी तो डबल बॉन्ड को तो हम काउंट करते हैं हाइब्रिडेशन में? नहीं, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3 बॉन्ड, तो हो गया ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकंड वाले यानी हेलोएरिन्स के जो कार्बन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर हम sp3 यानी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो अगर s कैरेक्टर देखें, हमें यहाँ क्या देखना है? s कैरेक्टर। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कितना परसेंट है हुआ? 25%। s और 3 p है, तो टोटल कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से s का कितना कैरेक्टर है? 25% s कैरेक्टर। और sp2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर कितना ऑर्बिटल है? 1 s और 2 p। तो 1/3, 100 का 1/3 कितना होगा? 33.3% s कैरेक्टर है यहाँ पर। तो ज़्यादा s कैरेक्टर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम s कैरेक्टर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ कम s कैरेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, है कि नहीं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है इसमें। ये वाला कार्बन क्या है? sp3 वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये वाला sp2 वाला कार्बन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्या होता है? एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को कम खींचेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? हैलोजन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हैलोजन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड क्या होगा? छोटा हो जाएगा। इस कारण से कार्बन हैलोजन बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, इसलिए हैलोएरिन क्या है? लेस रिएक्टिव होगा। तो ये था हमारा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन। इसके कारण से हम कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का रिएक्टिविटी क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। किसमें? अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड में, जिससे हमें यह पता चला कि अराइल हैलाइड क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो हमने दोनों रीजन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर केवल एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है, वो है हमारा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल यानी OH ग्रुप। तो यहाँ पर हैलोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होगा? OH ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड into phenol by heating aqueous sodium hydroxide solution at a temperature of 623 Kelvin and pressure of 300 atm। तो क्लोरोबेंजीन को हम लोग फेनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? by heating aqueous solution of sodium hydroxide at a temperature of 623 Kelvin and pressure of 300 atm। तो क्लोरोबेंजीन में जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा? OH ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? OH ग्रुप के द्वारा। और क्या बन जाएगा? फेनोल बन जाएगा। तो चलिए हम रिएक्शन को देखते हैं। तो रिएक्शन में क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन को हम किस फॉर्म में लेंगे? एक्वा सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? Cl। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। तो यहाँ पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप में क्या होगा? हम यहाँ पर इसका रिएक्शन किससे करवाएं? NaOH एक्वस। ठीक है। कितना टेम्परेचर पे? 623 केल्विन और प्रेशर क्या लिए? 300 atm। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंशन करना जरूरी है और प्रेशर भी। ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो क्या हुआ? तो यहाँ पर पहले क्या हुआ कि यहाँ से क्लोरो ग्रुप हट गया और कौन सा ग्रुप आ गया? ONA आ गया। कौन सा आ गया? ONA, यानी Cl हट गया, उसके जगह पे कौन आ गया? यहाँ से ONA आ गया है ना, यहाँ पर NaOH में। तो यहाँ से ONA आ गया। इस कंपाउंड का क्या नाम है? ये इंटरमीडिएट, इसका नाम है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या नाम है इसका हुआ? सोडियम फेनॉक्साइड। एक तरह का क्या है? ये साल्ट है। माइनस प्लस दिख रहा है ना, Na प्लस और माइनस कौन है? O माइनस। तो Na प्लस क्या है? सोडियम कैटायन। और एनायन कौन है? फेनाइल रिंग है ना, फेनाइल। और ऑक्सीजन लगवाए तो क्या हो जाएगा? फेनॉक्साइड। पिछले क्लास में भी हमने देखा था।
ये फेनॉक्साइड आयन क्या होता है, फेनॉक्साइड, इसे हम लोग कहते हैं फेनॉक्साइड आयन। O पे अगर माइनस है, बेंजीन पे O लगा हो और उस पर माइनस चार्ज हो, इसे क्या कहेंगे हम लोग, फेनॉक्साइड आयन। तो अगर यहाँ पर ये एनायन है, अगर इस पर एक कैटायन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये साल्ट, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम एसिडिफिकेशन करवाएंगे। और एसिडिफिकेशन कैसे करवाते हैं, एसिड से। तो यहाँ पर हम क्या ले लिए, HCl एसिड ले लिए, या हम इसके जगह पे क्या ले सकते थे, H+। HCl क्या देगा, H+ देगा, तो हम H+ भी लिख सकते थे इसके जगह पे। तो अगला स्टेप में क्या बन जाएगा, तो यहाँ से Na+ हट जाएगा और उसके जगह पे कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। तो Na+ हट जाएगा और उसके जगह पे कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया फेनॉल। इस कंपाउंड का क्या नाम है, फेनॉल। तो फेनॉल किस कंपाउंड को कहते हैं, जब बेंजीन रिंग पे क्या लग जाए, OH लग जाए, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, फेनॉल कहते हैं। तो हमने क्लोरोबेंजीन से क्या बनाया, फेनॉल बनाया। यहाँ तो फर्स्ट स्टेप में ही OH अटैक किया था, लेकिन OH में से H+ को हटा दिया और Na+ उसके जगह पे आके बैठ गया। तो Na+ को हटाना होगा तो क्या करना होगा, हमको सॉल्यूशन को एसिडिक बनाना होगा। तो एसिडिक कैसे बनाएंगे, एसिड डालेंगे। तो सॉल्यूशन अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तब क्या होगा, Na+ हट जाएगा और क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये हमारा एक लौता मेथड था। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। रिएक्शन तो वही रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, जैसे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे। तो नाइट्रो ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम क्लोरोबेंजीन में क्या करें, क्लोरोबेंजीन में हम क्या लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरेंस। तो अगर यहाँ पर ऑर्थो या पारा पोजीशन पर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो हेलोएरिन्स का जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं कि हम क्लोरोबेंजीन में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, यानी NO2 ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, यानी अब जो रिएक्शन होगा वो कम टेम्परेचर पे होगा। अभी हम लोग पहले कितना टेम्परेचर देते थे, 623 केल्विन, और ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता था। पहला स्टेप में NOH के साथ रिएक्शन और दूसरा स्टेप में H+ के साथ रिएक्शन होता था, यानी एसिड के साथ रिएक्शन होता था। तो हम दोनों स्टेप का प्रोडक्ट एक बार में लिखना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रिंग को क्या कर देगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बना देगा। रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या करेगा, रिंग को वो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोड्यूस कर देगा। रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटा देगा। तो रिंग में हल्का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। रिंग क्या हो जाएगा, हल्का सा पॉजिटिव हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का नेचर हमारा नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव अब पॉजिटिव वाले पे ज़्यादा आसानी से अटैक करेगा। रिंग पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है रिंग से और रिंग को हल्का सा पॉजिटिव बना देता है। और न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करना पसंद करता है, जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो पहले से रिंग क्या हो गया है, हल्का पॉजिटिव नेचर का हो गया है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, वो रिंग में पॉजिटिव नेचर बढ़ा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर अब जो रिएक्शन होगा वो
कम टेम्परेचर पे होगा वो क्या होगा 443 केल्विन। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पहले से कम टेम्परेचर, कम हीट देना होगा। अब रिएक्शन 443 केल्विन पर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा इसमें क्या होगा कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फेनॉल में। तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस Cl के जगह पे कौन आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। अगर हम और NO2 ग्रुप लगा दें तो रिएक्टिविटी और बढ़ेगा और भी कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। तो अगला केस में हम क्या करते हैं, इस बार हम 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, एक बार ऑर्थो पे और दूसरा पारा पे। तो इस बार जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन और भी कम टेम्परेचर पे होगा, यानी 368 केल्विन पे, 368 केल्विन पे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, पहले प्रेशर भी दे रहे थे, अब प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा, यानी 1 atm प्रेशर पे भी काम हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये फर्स्ट पोजीशन है 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल। और यहाँ पर जो दूसरा स्टेप कौन है, H+ है। और जो हमारा तीसरा रिएक्शन होगा वो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, सारे पोजीशन पे क्या लगा देंगे, NO2 ग्रुप, यानी सभी ऑर्थो और पारा पोजीशन पे हम नाइट्रो ग्रुप लगा दे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, और ज़्यादा तेज हो जाएगा। और इस बार तो सिंपली NOH देने का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वाटर से ही रिएक्शन हो जाएगा, यानी वाटर डाल के हम क्या कर दे, इसको गर्म कर दे, वार्म कर दे, तो Cl हट जाएगा और उसके जगह पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। सारा वीडियो पे आता होगा। तो Cl के जगह पे कौन आ गया, OH, और NO2 वैसे का ही वैसे रह जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो हमारा इस कंपाउंड का नाम होगा 2,4,6। ये फर्स्ट पोजीशन है, 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कौन कौन से पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, 2 पे 4 पे 6 पे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। और इस कंपाउंड को हम लोग कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। तो ये था हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगले क्लास में हम लोग और 2 केमिकल रिएक्शन बच गए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।